बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में अवकलन के उपयोग से संबंधित चर्चा करेंगे। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। जैसे हमने पहले चर्चा की थी, जब हमने अवकलन शुरू किया था, तो अवकलन की सहायता से कुल से सीमांत मूल्यों की गणना की जा सकती है। किसी भी कुल फलन का प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, उसका सीमांत फलन होता है। जैसे कुल आगम TR, टोटल रेवेन्यू, अगर इसको उत्पादन के सापेक्ष में इसका अवकलन कर दें तो TR/DQ यानी कुल फलन का प्रथम अवकलज वो सीमांत फलन होगा। यहाँ कुल आगम का अवकलन हमने किया है तो सीमांत आगम प्राप्त होगा। इसी तरह से कुल लागत फलन का यदि उत्पादन के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो हमें सीमांत लागत प्राप्त होती है। कुल उत्पादन फलन से या साधन की सीमांत उत्पादकता। अब साधन, जैसे उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधन, जिस तरह का हम उत्पादन फलन काम में लेते हैं उसमें एक से ज़्यादा उत्पादन के साधन होते हैं, तो साधनों की सीमांत उत्पादकताएं ज्ञात की जा सकती हैं। कुल उत्पादन फलन का अवकलन करने से प्रथम अवकलज जो होंगे, श्रम के सापेक्ष में करेंगे तो श्रम की सीमांत उत्पादकता, और पूंजी के सापेक्ष में अगर कुल उत्पादन फलन का अवकलन करेंगे तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता प्राप्त होती है। मांग की लोच की गणना में जो है अवकलन का उपयोग होता है। जैसा हमने इस पे पहले चर्चा की हुई है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने इससे संबंधित सॉल्व किए हैं कि मांग की लोच का एक जो सामान्य सूत्र है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P/Q इंटू DQ/DP। तो ये DQ/DP है, कीमत के सापेक्ष में ये Q उत्पादन जो है, उत्पादन उसका अवकलन है, उत्पादन फलन का DQ/DP, ठीक है, कीमत के सापेक्ष में अवकलन। तो यहाँ उपयोग में अवकलन की हम यहाँ भी मदद ले रहे हैं, सहायता ले रहे होते हैं। मांग की लोच की गणना में अवकलन का उपयोग होता है। ये सरल अवकलन के उदाहरण हैं। अर्थशास्त्र में सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, और मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी प्रकार औसत लागत, एवरेज कॉस्ट व सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट के बीच संबंधों की व्याख्या में भी अवकलन का उपयोग किया जाता है। एक उदाहरण हम ले रहे हैं कि यदि C इज इक्वल टू 0.01 Q³ माइनस 0.6 Q² प्लस 20 Q हो तो एक लागत फलन है। वह कीमत ज्ञात कीजिए जिस पर फर्म अनुकूलतम दर पर उत्पादन करेगी। वैश्विक अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में कि यदि कुल लागत में स्थिर लागत ना हो तो वह दीर्घकालीन कुल लागत फलन का उदाहरण होगा, और यदि स्थिर लागत शामिल हो तो अल्पकाल जो कुल लागत फलन होगा। अब इस फलन पर हम जब नज़र डालते हैं तो यहाँ स्थिर लागत नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है। कुल लागत बराबर होती है कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत के योग के। यहाँ कुल स्थिर लागत शून्य है, यानी है ही नहीं,
सारी की सारी लागत परिवर्तनशील लागत है, तो इसलिए यह दीर्घकालीन कुल लागत फलन का एक उदाहरण होगा। अब दीर्घकाल में कोई भी फर्म न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन करती है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई फर्म दीर्घकाल में औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करेगी और वहीं पर वह संतुलन में होगी। अल्पकाल में तो संभव है कि फर्म अन्य किसी स्थिति में, क्योंकि अल्पकाल में फर्म को हानि हो सकती है, लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है, तीनों ही स्थितियों में उत्पादन कर सकती है। परंतु दीर्घकाल में कोई भी फर्म पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विशेषकर न्यूनतम लागत पर उत्पादन करेगी, वहाँ पर वो सामान्य से अधिक मुनाफा अर्जित नहीं कर सकती। ये हम जानते हैं, यह हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा है। अब तो हमें चाहिए क्या, हम क्या निकालना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वह कीमत ज्ञात कीजिए जिस पर फर्म अनुकूलतम दर पर उत्पादन करे। तो अनुकूलतम दर है जो दीर्घकाल में औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु जो होगा उस जगह उत्पादन करेगी फर्म, तो वहाँ वह बिंदु हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ये हमने डायग्राम एक लिया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में काम में लेते हैं क्योंकि हम यहाँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए, अन्यथा हम सारा काम है जो गणितीय समीकरणों की सहायता से करेंगे। देखिए, ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है और ये दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है। ये हम जानते हैं कि सीमांत लागत वक्र है जो वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से गुजरता है, और औसत लागत जहाँ न्यूनतम होती है उससे पहले ही वो न्यूनतम हो चुका होता है। ठीक है, तो ये संतुलन का बिंदु होगा यहाँ ई, जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे होते हैं। अब हमारे पास कुल लागत फलन TC इज इक्वल टू 0.01 QQ माइनस 0.6 Q स्क्वायर प्लस 20 Q है। इससे हमें औसत लागत, क्योंकि हमें चाहिए औसत लागत का न्यूनतम बिंदु, तो इसलिए औसत लागत निकालते हैं। औसत लागत निकालने के लिए कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दें। TC/Q औसत लागत, प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। तो कुल लागत फलन में जब हम उत्पादन का भाग देंगे इसमें, तो औसत लागत आएगी 0.01 Q स्क्वायर, क्योंकि एक Q काट देगा ना इसको, माइनस 0.6 Q प्लस 20। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि औसत लागत का न्यूनतम बिंदु ज्ञात करें, तो इसके लिए मतलब एक तरह से मिनिमा हम जानना चाह रहे हैं, यही बात हुई। तो औसत लागत वक्र का अवकलन करते हैं, फलन का Q के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसी के न्यूनतम होने की शर्त यह है, क्या शर्त है, कि इसका प्रथम अवकलज 0 हो और द्वितीय अवकलज d स्क्वायर AC/dQ स्क्वायर ये धनात्मक हो। दो शर्तें होती है ना, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कि प्रथम अवकलज 0 के बराबर हो, और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है, यदि मिनिमा चाहिए तो उसके लिए सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और मैक्सिमा के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये शर्तें हम जानते हैं, हमने पढ़ा है अभी पिछले टॉपिक में। कीजिए साहब इसका अवकलन Q के सापेक्ष में, क्योंकि सरल अवकलन का उदाहरण है, एक ही मात्र Q उत्पादन परिवर्तनशील चर है। तो dAC/dQ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू, अब ये जो घात है ये गुणा में आ जाएगी, तो 0.02, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.02 Q माइनस 0.6, इसका 0.6 हो जाएगा, Q का 1 होगा, इज इक्वल टू 0।
इसको 0 के बराबर होना चाहिए। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 0.02 क्यू इक्वल टू 0.6 और क्यू बराबर 0.6 बाई 0.02, तो इसकी वैल्यू है जो 30 हुई, उत्पादन 30 इकाई। अब न्यूनतम बिंदु चाहिए औसत लागत का, तो इसके लिए इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, द्वितीय क्रम का अवकलन करेंगे एक बार और क्यू के सापेक्ष। इस फलन का अवकलन करते हैं डी स्क्वायर ए सी बाई डी क्यू स्क्वायर। अब इसका अवकलन क्यू के सापेक्ष करेंगे 0.02 आ जाएगा, क्यू का 1 होगा तो 0.02, इसका 0 हो जाएगा। ये 0.02 है जो इसका मान 0 से अधिक है, यानी धनात्मक है। चूंकि सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू है जो वो पॉजिटिव यदि है तो उस जगह उस स्थिति में फलन है जो वो न्यूनतम होगा। क्यू बराबर 30 पर औसत लागत न्यूनतम होगी। हमें चाहिए क्या, औसत लागत वक्र, वह उत्पादन का स्तर, वह कीमत जिस पर फर्म अनुकूलतम दर पर उत्पादन करे। तो औसत लागत जो है न्यूनतम औसत लागत कितनी होगी, क्योंकि कीमत बराबर P इज इक्वल टू AC होता है, ध्यान रहे P इज इक्वल टू AC, प्रति इकाई लागत की बात हो रही। तो यहाँ निकाल दीजिए, 11 रुपये के बराबर आई। एक और उदाहरण हम लेते हैं। यदि लागत फलन C इज इक्वल टू 0.02 क्यू माइनस 0.6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू हो तो उत्पादन का वह स्तर ज्ञात कीजिए जहां नंबर 1 AC बराबर MC हो, MC न्यूनतम हो, मार्जिनल कॉस्ट न्यूनतम हो। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। अब जैसे ही हम लागत फलन पर नज़र डालते हैं तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ स्थिर लागत कहीं नहीं दिख रही, इसलिए ये जो लागत है पूरी की पूरी परिवर्तनशील है। तो ये हुआ दीर्घकालीन कुल लागत फलन। अब हमें चाहिए AC बराबर MC, तो औसत लागत निकालिए। औसत लागत निकालने के लिए कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दीजिए, तो C बाई क्यू। जब इसमें भाग देंगे तो 0.02 क्यू स्क्वायर माइनस 0.6 क्यू प्लस 4, ये तो हो गई औसत लागत। ठीक है। सीमांत लागत कैसे निकालते हैं, आपको पता है, अभी अपन ने बात की है कि किसी भी कुल फलन का अवकलन कर दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा, इसका प्रथम अवकलज जो होगा वो सीमांत फलन होगा। तो कुल लागत फलन का उत्पादन के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे DC बाई डी क्यू, तो करिए साहब 0.02 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, तो ये 0.06 हो जाएगा। 0.06 क्यू स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू 2 क्यू, तो 1.2 क्यू, घात 1 कम हो जाएगी तो एक बचे क्यू के पास और एक बचेगी, इसलिए उसे लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 4 क्यू का क्यू 4 हो जाएगा। तो सीमांत लागत आई 0.06 क्यू स्क्वायर माइनस 1.2 क्यू प्लस 4। अब आपको चाहिए क्या, उत्पादन का वह स्तर जहाँ पर औसत लागत सीमांत लागत के बराबर हो। तो औसत लागत को सीमांत लागत के बराबर रखिए। ये आपकी औसत लागत है और ये आपकी सीमांत लागत, इन दोनों को बराबर की रखा। तो बराबर रखने पर आपके पास में क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये सरल करना है, सिंपल सा ही, बाकी तो क्या है इसमें। 0.02 क्यू स्क्वायर माइनस 0.6 क्यू प्लस 4 इज इक्वल टू
0.06 क्यू स्क्वायर माइनस 1.2 क्यू प्लस 4, तो 4 इधर जाएगा तो 4 कैंसिल हो ही जाएगा। अब यहाँ इसको चाहो तो आप राइट हैंड साइड में ले आओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो 0.04 क्यू स्क्वायर माइनस 0.6 क्यू इक्वल टू 0 ये बचेगा, और क्यू की वैल्यू यहाँ 15 आई, क्यू का मान 15 होगा। तो पहले जो पार्ट है इसका उत्पादन का वह स्तर जहाँ औसत लागत बराबर सीमांत लागत है, वह स्तर क्यू बराबर 15 है। सेकंड, जहाँ सीमांत लागत न्यूनतम हो। अब मैक्सिमा मिनिमा में हमने देखा है कि मिनिमा के लिए चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो तो शून्य होना चाहिए। प्रथम क्रम का अवकलन या प्रथम क्रम की जो शर्त है वो ये है कि प्रथम क्रम का अवकलन शून्य हो, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन ये है कि द्वितीय क्रम का अवकलन मिनिमा के लिए जो है धनात्मक होना चाहिए, उसका मान निकालिए साहब। मिनिमा के लिए देखिए, प्रथम क्रम का जो अवकलन है डी एम सी बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ध्यान रखना, हम सीमांत लागत का न्यूनतम बिंदु ज्ञात करना चाह रहे हैं। कभी आप यहाँ उलझ जाएं, या नहीं उलझना है। और दूसरी शर्त क्या है कि द्वितीय क्रम का अवकलन डी स्क्वायर एम सी बाई डी क्यू स्क्वायर धनात्मक हो। अब सीमांत लागत हमारे पास ये रही, सीमांत लागत फलन ये है, तो इसका अवकलन करना है। डी एम सी इक्वल टू हमने लिख लिया है, तो डी एम सी बाई डी क्यू इज इक्वल टू, अब इसका अवकलन करेंगे तो 0.12 क्यू, क्योंकि घात 1 है, 2 माइनस 1 हो जाएगी ना अवकलन होने के बाद, माइनस 1.2 क्यू का 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रह जाना है, 4 का 0 हो जाएगा। ये कितना होना चाहिए, डी एम सी बाई डी क्यू, ये 0 होना चाहिए, तो 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.2 बाई 0.12, तो ये 10 आई, क्यू बराबर 10। क्यू बराबर 10 पर हम देखते हैं, अब फिर इसका सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं। डी स्क्वायर एम सी, यहाँ सी नहीं लिखा मैंने, डी स्क्वायर एम सी मार्जिनल कॉस्ट बाई डी क्यू स्क्वायर। एक बार और इसका अवकलन कीजिए, ठीक है। इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो 0.12 क्यू का अवकलन 1, और ये स्थिर राशि, इसका अवकलन 0। 0.12 इज ग्रेटर देन 0, शून्य से अधिक है यानी धनात्मक है मूल्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि Q बराबर 10 पर सीमांत लागत न्यूनतम होगी। अब न्यूनतम सीमांत लागत के लिए फलन में Q बराबर 10 रखकर हल करते हैं। जो सीमांत लागत का फलन है उसमें Q बराबर 10 रखते हैं। ये फलन जो हमारा है कहाँ से निकाला है, हमने कुल लागत फलन का अवकलन करके निकाला है। अवकलन का उपयोग किया ना वहाँ पे, तो इसमें जब रखेंगे तो सीमांत लागत का मान जो है -2 आया है। अब क्या ये संभव है कि सीमांत लागत ऋणात्मक हो? ये संभव नहीं है व्यवहार में, इसलिए सीमांत लागत ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं तब पता लगा है हमें कि क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं, अदरवाइज़ हम फलन में तो ये मान निकाल चुके होते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी समझने की चीज़ें हैं कि सीमांत लागत ऋणात्मक नहीं होती है। लागत ऋणात्मक कैसे होगी? उत्पादन हो और कोई लागत ना लगे, शून्य लागत, बगैर किसी लागत के उत्पादन हो जाए वो तो संभव है, लेकिन ऋणात्मक लागत हो ये संभव नहीं है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं हम जिसमें अवकलन का उपयोग हो रहा है। यदि मांग फलन P इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 43, ये मांग फलन है, और औसत लागत फलन AC इज इक्वल टू 15 क्यू माइनस 20, 15 क्यू माइनस 20। यदि ये जानकारी हमारे पास है तो लाभ अधिकतम करने वाली फर्म का उत्पादन ज्ञात कीजिए।
ऐसी फर्म जो लाभ अधिकतम करना चाहती है तो उसका वह उत्पादन का स्तर ज्ञात कीजिए जहां वो लाभ अधिकतम कर रही हो। ये जानकारी हमें दी हुई है, इससे हमें यह ज्ञात करना है। चूँकि P इज इक्वल टू कीमत का मतलब होता है औसत आगम, कीमत औसत आगम के बराबर होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आपके। सीमांत आगम को तो आप कीमत नहीं कह सकते, लेकिन औसत आगम को आप कीमत के बराबर ही रखेंगे। मांग वक्र जो होता है, आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के हैं, वो आपको पहले से पता होना चाहिए भाई। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो है ये औसत लागत, औसत आगम फलन हो गया एक तरह से, क्यू स्क्वायर प्लस 43। और ये हम जानते हैं कि कुल आगम होता क्या है, उत्पादन की मात्रा गुणा उत्पादन की कीमत। उत्पादन की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा कर देने पर कुल आय या कुल आगम आ जाएगा। तो P इंटू क्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, इसको कर दीजिए Q से मल्टीप्लाई, तो Q3 प्लस 43 Q, ये कुल आगम। आपके पास औसत लागत है, आपको सीमांत लागत वो कुल लागत निकालनी है। तो कुल लागत नहीं, ये प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। कुल लागत में उत्पादन के इकाइयों का भाग देकर ज्ञात करते हैं। और अगर औसत लागत को उत्पादन की इकाइयों से गुणा कर दें तो कुल लागत आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया है कि औसत लागत को उत्पादन की इकाइयों से गुणा किया है। Q से 15 Q स्क्वायर माइनस 20 Q, इसको Q से गुणा करने पर यह आ जाएगा। अब फर्म क्या चाहती है, लाभ प्राप्त करना। लाभ हम जानते हैं कि आगम और लागत का अंतर होता है। पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC, कुल लाभ। तो पाई TR हमारे टोटल रेवेन्यू है, हमने निकाला हुआ है, टोटल कॉस्ट हमने निकाली हुई है, इन दोनों को रख दीजिए। QQ प्लस 43Q माइनस 14Q स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह रहेगा ना लागत वाला, इसलिए प्लस हो जाएगा 20Q। तो पाई इज इक्वल टू QQ माइनस 15Q स्क्वायर, अब 43Q और 20Q, ये 63Q हो गए। लाभ अधिकतमकरण की जो प्रथम क्रम की शर्त है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये है कि प्रथम अवकलज शून्य के बराबर। तो डी पाई बाई डी क्यू इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर माइनस 30Q प्लस 30। ये कहाँ से लिया है, हमने ये जो लाभ फलन है इसका अवकलन किया है। QQ माइनस 15Q स्क्वायर प्लस 63Q का अवकलन जब हम करते हैं Q के सापेक्ष में, तो इसका Q स्क्वायर 3Q स्क्वायर, इसका 30Q, ये माइनस चिन्ह है, प्लस 63, ठीक है। तो 3Q स्क्वायर माइनस 30Q प्लस 63, ये शून्य के बराबर जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। द्विघातीय समीकरण को हल कर लेते हैं। जब द्विघातीय समीकरण को हल करेंगे तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, 2163, तो 3 कॉमन आ जाएगा। Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 21 इज, अब ये इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच जाएगा, 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 21 को, तो Q स्क्वायर माइनस 3Q माइनस 7Q प्लस 21, और आगे जब हल करेंगे तो Q बराबर 7 या Q बराबर 3, 2 मान आएंगे क्योंकि द्विघातीय समीकरण है। या फिर आप उससे कर सकते हैं,
माइनस बी प्लस माइनस बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है जो फॉर्मूला है। जैसा भी है, ये सिंपल है, आपके लिए ठीक रहेगा, इस विधि से ही कर लें तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि क्यू का जो मान आया है 7 और 3 आया है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन लाभ अधिकतमकरण की क्या है, अब ध्यान रखना मैक्सिमा वाली कंडीशन लगेगी यहाँ पे भी कि डेल स्क्वायर पाई, इसका एक और बार अवकलन जब करेंगे तो उसका मान ऋणात्मक होना चाहिए। डेल स्क्वायर पाई बाई डेल क्यू स्क्वायर, इस फलन का जो एक और अवकलन हम करेंगे क्यू के सापेक्ष, तो करिए साहब। 3 दूना 6q माइनस 30 और 63 का 0, तो 6q माइनस 30, ये लेस देन शुड बी लेस देन 0। यदि ये शून्य से कम है या ऋणात्मक है तो ही लाभ अधिकतम होगा। अब चेक करते हैं q बराबर 7 पर और 3 पर। q बराबर 3 पर देखें डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायर, अब 3 रख रहे हैं क्यू की जगह, तो 18 माइनस 30 बराबर माइनस 12, ये ऋणात्मक है। तो q बराबर 3 पर हमारे हिसाब से तो मान है जो लाभ अधिकतम होगा, लेकिन फिर भी q बराबर 7 पर और चेक करते हैं। q बराबर 7 जब रखते हैं तो डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायर का मान है जो धनात्मक आएगा, 12 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए इस पर लाभ अधिकतम नहीं हो रहा होगा q बराबर 7 पर। अगर फर्म q बराबर उत्पादन का जो है 3 इकाई उत्पादन करती है तो उसका लाभ अधिकतम हो रहा होता है। q बराबर 3 पर लाभ अधिकतम होगा और कुल लाभ जो होगा फर्म को वो 81 इकाई के बराबर होगा। ठीक है, अब एक और उदाहरण हम ले रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 10 एक फलन है। तो मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन कर रहे हैं तो 3 3 9 x स्क्वायर, इसका 4 दूना 8x और x का जो हो जाएगा 1, चिन्ह माइनस का ऑलरेडी है तो -1, ये बराबर 0 क्या होना चाहिए, तो 9x² माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। 9x² माइनस 9x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 9 कॉमन इसमें आ रहा है, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास 9x बाहर आ गया। 9x बाहर लिया है तो यहाँ x और इसमें -1 प्लस 1 कॉमन लिया है तो x -1, तो x -1 और 9x प्लस 1, ये हमारे पास ये दो आए हैं जो इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर है 1 और x बराबर -1/9। दो वैल्यू ऐसी हैं निकल के आई हैं, x द्विघातीय समीकरण है तो x के 2 मान होंगे। सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि इसका एक और बार अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो 9 दूना 18x माइनस 8, x का अवकलन 1 होगा तो 18x माइनस 8। अब यदि चेक कीजिए इसके दो वैल्यू हैं x की, उन दोनों पे यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 18 इंटू 1 माइनस 8 इक्वल टू 10। अब ये 10 है जो धनात्मक है, शून्य से अधिक है, तो x बराबर 1 पर मिनिमा होगा और x बराबर -1/9 रखते हैं। x बराबर -1/9 अगर रखते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 18 -1/9 -8, तो 9 दूना 18 -10 लेस देन 0 यानी ऋणात्मक है, यहाँ पर मैक्सिमा होगा। ठीक है, फलन का मान यहाँ पर अधिकतम होगा।
अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जैसा आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन इसकी जो है, फर्स्ट ऑर्डर तो डी वाई बाई डी एक्स है, या तो वो जीरो हो या जीरो नहीं हो। जीरो है तो स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और जीरो नहीं है तो नॉन स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, वो उसका मान जीरो होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है, हमने उससे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया है, यहाँ पहले ही निकाला हुआ है। 18x माइनस 8 बराबर 0 हो ये, तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो 4/9 आई। x बराबर 4/9 पर, ध्यान दें, x बराबर 4/9 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 होगा। इस पर नहीं, x बराबर 1 या इस पे नहीं होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ रख के देखिए मान, 18 चौका 72 बटा में 9, 9 8 72, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 4/9 पर फलन में जो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है जो, वो 0 होगा। अब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो कैसा है, उसे जानने के लिए x बराबर 4/9 रखते हैं। कहाँ? डी वाई बाई डी एक्स में। अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर 4/9 पर जब हम इसे चेक करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x बराबर 4 पर इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, कुछ हमने ये किया है डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये 0 नहीं आएगी भाई। 4/9 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4/9 माइनस 1, तो अपन जब इसको करेंगे तो 4/81 और 9 से 1 कट जाएगा तो 16/81 माइनस 8 चौक 32 बटा 9, 9 नहीं 81 9, तो 16/9 माइनस 32/9 माइनस 1, तो मतलब ये है कि 0 नहीं आ रहा है। बाकी आप सॉल्व कर लें तो 0 डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 के बराबर नहीं है तो गैर स्थिर मोड का बिंदु होगा, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यदि एक फर्म का कुल लागत फलन C इज इक्वल टू AX³ माइनस BX² प्लस CX है, जहाँ A, B और C तीनों धनात्मक हैं, तो हमें क्या क्या जानकारी जानना है? फर्म की औसत लागत फलन निकालना है, फर्म का सीमांत लागत फलन ज्ञात करना है, और उत्पादन का वह स्तर जहाँ औसत लागत सीमांत लागत के बराबर हो। ये आप खुद घर पे निकालना। आंसर्स जो इसके बनते हैं वो ये यार निकल के आएंगे, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट, आंशिक अवकलन के उपयोग, यूजेज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। अब हम जब आंशिक अवकलन हमने पढ़ा है तो हमने उससे कई सारी चीज़ें, बहुत उपयोग हमारा आंशिक अवकलन का हम करने वाले आगे जाकर, लेकिन फ़िलहाल हम देखें मोटे तौर पे तो एक उपयोगिता विश्लेषण करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर जब हम पढ़ेंगे तो उपयोगिता विश्लेषण में इसका बहुत उपयोग होना। जैसे एक फलन है u इज इक्वल टू Q1² Q2, जहाँ u उपयोगिता, Q1 प्रथम वस्तु की मात्रा, Q2 द्वितीय वस्तु की मात्रा है। तो आंशिक अवकलन में हम इस फलन का पहले Q1 के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, फिर Q2 के सापेक्ष में करते हैं। जब Q1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको दूसरे चर को स्थिर मानकर हम चल रहे होते हैं।
तो Q1 के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे उपयोगिता फलन का, तो डेल U बाई डेल Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2Q1 इंटू Q2। डेल U बाई डेल Q1 ये क्या है, Q1 में प्रथम वस्तु में परिवर्तन के कारण कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। इसी को तो हम सीमांत उपयोगिता के रूप में परिभाषित करते हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता हम कहते हैं। तो इसलिए ये जो है डेल U बाई डेल Q1 ये पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। तो ये हमने आंशिक अवकलन की सहायता से निकाली। इसी तरह से दूसरी वस्तु के सापेक्ष में Q2 के सापेक्ष में जब उपयोगिता फलन का अवकलन करते हैं, डेल U बाई डेल Q2 इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर आएगा, क्योंकि Q2 का अवकलन 1 होगा और इसको हम स्थिर मान चुके होंगे। तो Q1 स्क्वायर एज इट इज़ इंटू में है ये, इसलिए ये 0, तो Q1 स्क्वायर बचेगा। ये दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता हो गई। तो इससे आंशिक अवकलन की सहायता से हमने सीमांत उपयोगिता निकाली, उपयोगिता विश्लेषण में इसका उपयोग किया। उत्पादन के क्षेत्र में जब हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसके बहुत उपयोग है। प्रोडक्शन में जैसे उत्पादन फलन इस तरह का होता है हमारा कि जिसमें उत्पादन के एक से अधिक साधन होते हैं। Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मान लीजिए कि उत्पादन निर्भर करता श्रम और पूंजी की मात्रा पर। तो अब इस फलन का, उत्पादन फलन का पहले श्रम के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर पूंजी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। यह आंशिक अवकलन होगा, एक से ज़्यादा चर है ना। तो डेल Q श्रम के सापेक्ष अवकलन डेल Q बाई डेल L श्रम में परिवर्तन के कारण कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, इसको हम सीमांत उत्पादन कहेंगे। श्रम का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा है, जब हम श्रम की सीमांत उत्पादकता को परिभाषित करते हैं तो हम ये कहते हैं कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को काम में लेने से कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को श्रम की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। तो ये हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में खूब अच्छे से पढ़ा है। यहाँ हमने इसको गणितीय रूप से निकाला है। एक फलन है कुल उत्पादन फलन, उसमें का यदि हम श्रम के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो श्रम की सीमांत उत्पादकता निकल आती है। इसी तरह से पूंजी के सापेक्ष में जब अवकलन करेंगे, चूंकि अवकलन वो आंशिक होगा क्योंकि एक से ज़्यादा चर हैं, तो पूंजी के सापेक्ष में डेल Q बाई डेल K इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल MPK, ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। अब जैसे हम जो फलन आगे जाके जब हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, उत्पादक का व्यवहार पढ़ेंगे, तो वहाँ हम इस तरह का उत्पादन फलन लेंगे। इसे हम कॉप डगलस उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। Q इज इक्वल टू A L रेस टू पावर अल्फ़ा K रेस टू पावर बीटा, जहाँ अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों ही धनात्मक हैं। तो इस फलन में श्रम की सीमांत उत्पादकता कैसे निकालेंगे कि इसका श्रम के सापेक्ष में, लेबर के सापेक्ष में अवकलन कर दें। डेल Q बाई डेल L एम्पियर करिए साहब, और K रेस टू पावर बीटा तो एज इट इज, इसमें चेंज आएगा। अब अवकलन कर रहे हैं तो अल्फ़ा सामने आ जाएगा, घात है जो, L रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1, तो अल्फ़ा रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 K रेस टू पावर बीटा, ये श्रम की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। या फिर दूसरे तरीके से अगर आपको सीधा नहीं है तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए भी कर सकते हैं, मतलब दोनों का वही। इसी तरह श्रम की पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकल जाएगी। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता कैसे निकलेगी कि इसका पूंजी के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करते हैं। डेल Q बाई डेल K
एल रेस्ट टू पावर अल्फ़ा तो एज इट इज़। अब इसका अवकलन होना है बीटा के रेस्ट टू पावर बीटा -1, तो ये बीटा यहाँ ले लिया, के रेस्ट टू पावर बीटा -1 पूंजी की सीमांत उत्पादक। इस तरह से आंशिक अवकलन का भी जो उपयोग है वो बहुत होना है, अर्थशास्त्र में होता है। तो इस अध्याय में, इस व्याख्यान में हमने जो चर्चा की है कि अवकलन का अर्थशास्त्र में क्या क्या उपयोग है, मोटे तौर पे हमने एक पिछले अध्याय में भी बात की थी कि किसी कुल फलन से सीमांत फलन अवकलन की सहायता से निकालते हैं। मांग की लोच के संदर्भ में भी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और इस व्याख्यान में भी हमने इनको काम में लिया है, कुछ उदाहरण लिए हैं सरल अवकलन के, आंशिक अवकलन के। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो किताब में आपको देखने को मिलेंगी, और इसके अवकलन के जो वास्तव में जो उपयोग हम करने वाले हैं, जब हम उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेंगे, हम मांग विश्लेषण करेंगे, हम उत्पादक का व्यवहार का अध्ययन करेंगे, हम लागत का अध्ययन करेंगे, बाजार पढ़ेंगे, तब हम इन सब का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। वहाँ ये सारे व्यापक रूप से उपयोग इनका किए जाएंगे। तो आज के लिए मेरा ख्याल से सफिशिएंट है और ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म भी हो रहा है। तो अवकलन क्या है, कैसे, क्या इसके नियम क्या है, कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा अवकलन के अर्थशास्त्र में जो उपयोग हैं, मोटे तौर पे जो उपयोग हैं उनके बारे में बात की है। ये अवकलन वाला टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है, जिसमें हमने सरल अवकलन पढ़ा है, आंशिक अवकलन पढ़ा है, मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा है। ठीक है, चलो, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।